Myself, Dr. Rekha Bhadauria, Assistant Professor, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो आदिम समाज थे, पुराने समाज थे, उन समाजों में जो सरकार है वो कौन थी, उनका क्या अधिकार थे, उनके क्या कर्तव्य थे, क्या क्या काम करती थी। और आज के हम देखते हैं कि आज के जो आधुनिक समाज हैं या आधुनिक सरकार व्यवस्था है वो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। आज के जो हम देखते हैं, राज्य के सरकार जो है उसके राज्य के प्रमुख 4 अंग हैं। एक भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। और सरकार ही जो है वो राज्य में कानून व्यवस्था को संपन्न करती है, क्योंकि पूरे समाज या इसके किन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा सामाजिक प्रचलनों एवं कानून के समाज सम्मत प्रशासन की भूमिका का निर्वाह किया जाता है। जो भी सरकार है, कोई भी सरकार हो, प्रमुखतः 3 प्रकार से अपना कार्य करती है: कानून बनाना, प्रशासन करना या कानून को लागू करना, और न्याय करना। सरकार के ये तीनों जो कार्य हैं वो आधुनिक समाजों में तो स्पष्ट है, किंतु जब आदिम समाजों में इनका कोई भी कार्य या कार्य विभाजन स्पष्ट या पृथक पृथक दिखाई नहीं पड़ता था। वहाँ जो थे लोग कानून लागू करने, न्याय करने का कार्य तो देखा जाता था, बल्कि वहाँ कानून के रूप में जो थे वो नैतिक नियम थे और प्रथाएं जिनका पहले से प्रचलन चला आ रहा था और पाया जाता था। तो जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उनमें हेरफेर या संशोधन करना या उन्हें रद्द करना या उनके स्थान पर नए नियम बनाने का कार्य किसी को कोई नहीं करता था और ना ही किसी को अधिकार था। ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में परिषद काउंसिल होती थी या कानून बनाने का कार्य भी करती थी, परंतु वह भी बहुत ही कम मात्रा में थी। वर्तमान सरकार के रूप में ना सही, परंतु किसी न किसी रूप में हम देखते हैं कि आदिम समाजों में भी सरकार के कार्य तो अवश्य ही पूरे होते थे। अतः इस बात से और स्पष्ट जानने के लिए हम देखेंगे कि आदिम समाजों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सरकारें किस प्रकार अपना कार्य करती थी। तो जो आदिम समाजों में सरकार थी या जो सरकार के प्रकार थे वो निम्नलिखित थे। जनतंत्र, उनमें सबसे पहला है जनतंत्र। इस प्रकार की सरकार उत्तरी अमेरिका की इंडियन जनजातियों में पाई जाती थी। इन लोगों में जो शासन संचालन का कार्य समाज के सभी लोगों की सहायता से किया जाता। इनके पूरे समाज को पुलिस समाज भी कहा जाता था। दूसरा था एक तंत्र। एक तंत्र जो इस प्रकार की सरकार में जो सत्ता था या जो जिसके हाथ में शक्ति होती थी वो मुखिया होता था। वो क्या था? गांव का मुखिया होता था या राजा होता था। किसी व्यक्ति में एक में से उनके हाथ में सरकार या शक्ति होती थी। अफ्रीका में कई जनजातियों में यह व्यवस्था
देखी जा सकती है। राजाओं एवं सैनिकों के बीच दायित्वों का वितरण भी इसी सरकार में देखने को मिलता था। तीसरा था वृद्धतंत्र, मतलब जो ऐसी सरकार, वृद्धतंत्र नाम की जो सरकार होती थी, वो गांव, गोत्र या कुल के जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता था उसके द्वारा संचालित होती थी। भारत में असम की नागा जनजातियों में मुखिया या जो वयोवृद्ध व्यक्ति है उसकी सहायता देने के लिए उसी में से एक वयोवृद्ध लोगों की परिषदें बनाई जाती थी और वो परिषदें देखने को मिलती थी, उनके द्वारा जो थी वो राज्य की व्यवस्था चलती थी। नेक्स्ट था अल्पजन शासित सरकार। जो इस प्रकार की सरकार में सरकार का संचालन समाज या समूह के एक छोटे वर्ग के हाथ में होता था और वही उन नियमों का पालन करवाती थी जो उस समाज में चल रहे होते थे, या जो उनको तोड़ता था उनको दंड की व्यवस्था भी की जाती थी। नेक्स्ट था ईश्वर तंत्र। ईश्वर तंत्र का मतलब है जब सरकार संचालन का कार्य पुरोहितों या अलौकिक शक्ति के प्रभाव से किया जाता है तो उसे हम कैसे कहते थे? ईश्वर तंत्री सरकार कहते हैं। अफ्रीका एवं ओसेनिया में तथा द्रोविणांडा द्वीप समूहों में उसकी जो द्वीपवासी थे उसमें इस प्रकार की सरकार को देखी जा सकती थी। कई समाजों में तो धार्मिक पक्ष और लौकिक पक्ष के अलग अलग प्रशासक होते थे। एक होता था स्थानीय सरकार। कई आदिम समाजों में एक ग्राम या क्षेत्र विशेष में स्थानीय लोगों द्वारा ही शासन कार्य जो है वो संपन्न किया जाता है। इसे हम स्थानीय सरकार कह सकते हैं। कई गांवों में केवल सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में ही आत्मनिर्भरता नहीं पाई जाती, बल्कि वहां प्रशासन की दृष्टि से भी कैसे है आत्मनिर्भरता है। जैसे संपूर्ण गांव की एक ग्राम पंचायत होती है जिसमें सरपंच और पंच होते हैं, जिनका चयन जो है वो ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। एक्समिको अंडमान द्वीपवासियों, बुशमैन एवं ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में स्थानीय सरकार द्वारा ही प्रशासन किया जाता है। जो ग्राम पंचायत ही सामूहिक हितों की रक्षा करती है। शिकार क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, चरागाह, सार्वजनिक संपत्ति आदि की रक्षा करना, लोगों में से सार्वजनिक कार्यों के लिए सहयोग जुटाना आदि ऐसी सरकारों के प्रमुख कार्य होते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय गांव में भी पंचायती राज के दौरान पंचायतों को जो दिए गए प्रशासनिक एवं विकास के अधिकार स्थानीय सरकार की ओर ही एक कदम है। आदिवासियों में जो पाई जाने वाली स्थानीय सरकार की यह विशेषता थी कि उसमें प्रशासक और प्रशासित रक्त संबंधी या नातेदार होते थे। उनमें सामुदायिक भावना दृढ़ होती थी, अतः वह सभी लोग कठोर अनुशासन में आबद्ध होते हैं। वे किसी भी कठिनाई का सामना एकजुट होकर करते थे और कभी कभी एक स्थान पर जनसंख्या की वृद्धि अधिक हो जाती थी तो वह स्थानीय समूह एकाधिक स्थानीय समूह में बंट जाते थे ताकि प्रशासन और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। मुखिया आदिम समाजों में जो थी विभिन्न प्रकार की सरकारें देखने को मिलती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी यह तय है कि प्रशासन का कार्य सभी सरकारों में किन्हीं न किन्हीं अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है। आदिम समाजों में यह प्रशासकीय अधिकारी ही मुखिया होता था। मुखिया का पद जो है वो वंश परंपरा में पिता से पुत्र को प्राप्त होता था और उसमें सभी लोगों की आस्था और विश्वास होता था कि अगर किसी का पिता मुखिया है तो जब वो
वृद्ध हो जाता था, कार्य करने में असमर्थ होता था, तो उसका बेटा उस पद को संभालता था। सामूहिक शिकार का आयोजन करना, झगड़ों का निपटारा करना, सामूहिक हितों की रक्षा करना एवं देखभाल करना, सभी लोगों को अनुशासन में रखना, उन्हें सलाह या निर्देश देना मुखिया के कर्तव्य हो जाते थे। कभी कभी तो उनकी शक्तियां निरंकुश प्रतीत होती थीं, किंतु वह जनतंत्रीय ढंग से शासन करता था। मुखिया का पद अति प्राचीन समाजों में देखने को मिलता है। प्रधान प्रधान कौन होता था कि आज जो विकसित समाजों में मुखिया के स्थान पर कौन होने लगा है, प्रधान का पद देखने को मिलता है। जो पहले मुखिया का पद होता था वही आज क्या है, प्रधान का पद देखने को हमें मिलता है। प्रधान की स्थिति एक सम्मान मुखिया से ऊंचा एवं अधिक है। कहीं पर प्रधान का पद मुखिया के पद के समान ही वंशानुगत है और कहीं पर प्रजातंत्री है। हम देखते हैं कि कुछ समाजों में प्रधान का पद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। कुछ आदिम समाजों में दो प्रकार के प्रधान होते थे, एक शांतिकालीन प्रधान और दूसरा युद्धकालीन प्रधान। जो शांतिकालीन प्रधान होता था वह शांति के समय प्रशासन कार्य करता था, और कुछ समाजों में शांतिकालीन प्रधान का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता था। अब है आपका वंशानुगत राजतंत्र, मतलब जो राजा होते थे। प्रशासन काल कुछ जनजातियों में वंशानुगत राजा के द्वारा भी किया जाता था। जो जनजातियां अधिकांश युद्धरत रहती थीं वह कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती थी। तो ऐसे समाजों में प्रशासक का पद यदि जनतंत्रीय आधार पर तय हो तो संपूर्ण जनजाति के अस्तित्व को खतरा हो सकता था। अतः इन समाजों में तनाव और संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए प्रयत्न किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि आक्रमणकारी कहीं इस स्थिति का लाभ न उठा सकें। यही कारण है कि लड़ाकू जनजातियों में प्रशासक का पद वंशानुगत राजा को सौंप दिया जाता है। पोलिनेशिया और अफ्रीका की जनजातियों में ऐसी ही व्यवस्था है, किंतु कहीं कहीं पर राजा का चुनाव शाही परिषद द्वारा किया जाता है, और कहीं कहीं तो राजा के पद को लेकर संपूर्ण जनजातीय समुदाय में संघर्ष और अराजकता की स्थिति भी पैदा हो जाती है। कतिपय समाजों में राजा प्रशासन के कार्य में धार्मिक पुरोहितों एवं जादूगरों का सहारा भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम धर्म एवं जादू का राज्य के साथ समन्वय देख सकते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग जनजातियों में बहुत सी तरह की जो आज का सरकार है उसी तरह की गांव में या जनजातियों में वहीं पर चाहे मुखिया के रूप में हो, चाहे प्रधान के रूप में हो, चाहे राजा के रूप में हो, या एक तंत्र हो या वृद्ध तंत्र हो, है ना, या अल्पजन हो, ईश्वर तंत्र हो, जनतंत्र हो, अलग अलग समय में अलग अलग जनजातियों में अलग तरह की सरकार की व्यवस्था थी। लेकिन फिर भी जैसी आज हमारे आधुनिक समाजों में बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार किस तरह के जो सरकार है वो किस तरह का प्रशासन करती है, कौन कौन सी उनके अधिकार हैं, कौन से कर्तव्य हैं, क्या क्या वो करते हैं, इस तरह का पहले स्पष्ट जो उनके कार्य हैं या स्पष्टता कम है देखने को मिलती थी, क्योंकि आज की तरह बहुत ज़्यादा विकसित
समाज नहीं था, आधुनिक समाज नहीं था, ग्रामीण समाज थे, जीवन सरल था। आज के समय की तरह बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य नहीं थे, है ना? जो शैक्षिक स्तर निम्न था, जीवन सरल था, तो वो उसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे। धन्यवाद।